नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राहत की खबर। जी हां, लॉकडाउन के बीच सरकार का बड़ा फैसला। 1.5 महीने बाद कल फिर से ट्रेन चलाई जाएंगी। शुरुआत में 15 रूट्स पर ट्रेनें चलाने का फैसला हुआ है। दिल्ली से 15 शहरों के लिए ट्रेनें चलेंगी। दिल्ली जम्मू रूट पर ट्रेन चलाई जाएगी। आज शाम 4 बजे टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी। IRCTC की वेबसाइट पर ही टिकटें मिलेंगी। कंफर्म टिकट होने के बाद ही स्टेशन पर एंट्री मिलेगी। स्टेशन पर बुकिंग काउंटर पर कोई टिकट नहीं मिलेगी। स्पेशल ट्रेन में सिर्फ एसी कोच होंगे और सभी ट्रेनों में राजधानी के बराबर किराया देना पड़ेगा। मास्क पहनना भी जरूरी है। इसके अलावा मुसाफिरों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। एक बड़ी खबर है, बड़ा फैसला सरकार का, क्योंकि लॉकडाउन भी है, कोरोना का कहर भी बढ़ता जा रहा है। इस बीच में सरकार ने ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। 1.5 महीने के बाद सरकार का यह फैसला। शुरुआत में सिर्फ 15 रूट्स पर ही ट्रेनें चलेंगी। दिल्ली से 15 शहरों के लिए ट्रेनों को रवाना किया जाएगा। दिल्ली जम्मू रूट पर भी ट्रेन चलेगी। आज शाम 4 बजे से इन ट्रेन के लिए बुकिंग शुरू हो जाएगी। IRCTC की वेबसाइट पर टिकट की बुकिंग हो पाएगी। कंफर्म टिकट होने पर ही किसी यात्री को स्टेशन पर एंट्री दी जाएगी। स्टेशन पर बुकिंग काउंटर नहीं मिलेगा। स्पेशल ट्रेनों में सिर्फ एसी कोच होंगे और इनमें राजधानी के बराबर ही किराया देना होगा। यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी है। सभी की स्क्रीनिंग भी की जाएगी, यानी सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के साथ ही यह फैसला हुआ है कि इन 15 रूट्स पर ट्रेन चलेंगी। करीब 1.5 महीने बाद ट्रेन चलाने का सरकार ने फैसला किया है और शुरुआत में 15 रूट्स पर ट्रेनें चलाई जाएंगी। दिल्ली से 15 शहरों के लिए ट्रेन रवाना होंगी। दिल्ली जम्मू रूट पर भी ट्रेन चलाई जाएगी। आज शाम 4 बजे से टिकटों की बुकिंग की शुरुआत। IRCTC की वेबसाइट पर टिकटें बुक हो सकेगी। कंफर्म अगर टिकट होगी तभी स्टेशन पर एंट्री मिलेगी। स्टेशन पर बुकिंग काउंटर नहीं होगा। स्पेशल ट्रेनों में सिर्फ एसी कोच होंगे और सभी ट्रेनों में राजधानी के बराबर किराया देना होगा। मास्क पहनना जरूरी है और स्क्रीनिंग भी यात्रियों की जाएगी। एक तरफ ट्रेन चलाने की बात हो रही है तो दूसरी तरफ कोरोना काल में भी पहाड़ों पर जिंदगी कितनी कठिन है, इसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। और यह तस्वीर सरकार के नुमाइंदों को भी देखनी चाहिए, जो विकास के दावे करते नहीं थकते। हिमाचल के दूर दराज के इलाकों में जिंदगी भगवान भरोसे ही है। तस्वीरें रेणुका विधानसभा क्षेत्र के फाइल गांव की, जहां एक महिला मरीज को कैसे अस्पताल तक ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब भी कोई यहाँ पर बीमार पड़ता है तो इसी तरीके से उसे अस्पताल पहुंचाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ सड़क सुविधा नहीं है। और कोरोना के दौर में लोगों को किन परेशानी से जूझना पड़ रहा है, ये बानगी है ये तस्वीर। फिलहाल उम्मीदें सरकार पर टिकी हैं, आखिर कब तक यहाँ सड़क की सुविधा लोगों को मिल पाती है। लेकिन यहाँ आज जो हालात हैं बेहद चिंताजनक है। यहाँ अगर इस गांव में कोई मरीज है, उसे अस्पताल पहुंचाना है तो कमर पर लाद कर उसे अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। संकरे रास्ते हैं, पथरीले रास्ते हैं, जान हथेली पर रखकर परिजन इस तरह से मरीज को अस्पताल पहुंचाते हैं। जरा सी चूक हुई और जान पर भारी पड़ सकती है ये चूक। गीला होता है जिसपे हमने जो मरीज को उठाया, और इतना सीरियस कि एक तरफ से तो मरीज का जोखिम है, दूसरी तरफ रास्ते की जोखिम उठानी पड़ती है, जिसमें कि अपनी जान को भी खतरा है। नीचे खाले में जाना पड़ता है, डंगार को मतलब डंगार से जाते हुए रास्ता भी नहीं है। और दूसरी तरफ जैसे हमारे नजदीक फसल है, लहसुन होता है, हमारे अदरक होता है, तो इसके लिए भी हमें बड़ा मुश्किल होता है कि सड़क पर कैसे पहुंचाएं। नाहन से मेरे सहयोगी सतीश शर्मा इसी खबर पर और जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, जब ऐसी तस्वीरें देखते हैं यकीन नहीं होता कि ये 21वीं सदी के भारत की तस्वीरें हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई है, हालात यही है। आज भी हिमाचल के कई इलाके ऐसे हैं जो विकास से अछूते हैं। जो नुमाइंदे हैं, क्या उन तक ये बात नहीं पहुंचाई जाती, या वो सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं? बिल्कुल सही। देखिए, ये जो मामला है वो रेणुका विधानसभा क्षेत्र के फाइल गांव का है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, यहाँ का जो प्रशासन है और यहाँ की जो सरकार है, उनको इस बारे में खबर नहीं है। ये जो लोग हैं पिछले कई सालों से मांग कर रहे हैं कि इनके जो गांव को है सड़क सुविधा से जोड़ा जाए, और सड़क सुविधा ना होने से कहीं ना कहीं बड़ी परेशानियां उनको झेलनी पड़ रही है। मगर कई दशक बीत जाने के बावजूद भी जो है
कई ऐसे गांव हैं जिनको आज तक भी जो वो सड़क सुविधा नहीं मिल पाई है। और अमूमन इस तरह की तस्वीरें जो सुदेश यहाँ अक्सर पेश आती है। तस्वीरों में ये साफ देखा जा सकता है कि एक तरफ जहाँ मरीज की जान पहले ही मुश्किल में है, वहीं वो लोग जो मरीज को ले जा रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी जान भी खतरे में पड़ जाती है, जब ऐसे खतरनाक रास्तों पर उनको जो मरीज उठाकर जो है ले जाना पड़ता है। तो अंदाजा लगाना शायद ज्यादा कठिन नहीं है कि कितनी मुश्किल भरी जिंदगी जीने को जो यहाँ के लोग मजबूर है। सुदेश, शुक्रिया सतीश जानकारी देने के लिए। तो ये हालात है कोरोना काल में, यहाँ जिंदगी राम भरोसे, और इससे पहले भी हालात कुछ ऐसे ही थे। कुछ इन लोगों के लिए आज तक नहीं बदला है। आजादी के बाद ऐसी तस्वीरें देखकर जरूर ये अफसोस होता है कि हमारे नुमाइंदे जो लाख दावे करते विकास के, लेकिन विकास से ये इलाके अछूते हैं। यहाँ विकास के नाम पर एक सड़क तक नहीं है, और जब गांव में परिवार में कोई मरीज हो तो उसे अस्पताल कैसे पहुंचाया जाता है, कितने लोगों की जान आफत में आती है, तस्वीरें उसकी बानगी है। हरियाणा से बड़ी खबर। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 700 के पार पहुंच गया है। एक ही दिन में 28 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 713 पॉजिटिव केस हैं। बहादुरगढ़ में कोरोना के 9 केस आए हैं और अब तक कुल मामले यहां पर 73। प्रदेश में कोरोना के 393 एक्टिव केस हैं। 300 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। हरियाणा में कोरोना से अब तक 10 लोगों की मौत हुई है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 142 मामले हैं। सोनीपत में 100 केस हैं। ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ आपको ये बता दें कि 700 के पार हरियाणा में मरीज हो गए हैं। बहादुरगढ़ में 9 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं कुल आंकड़ा यहां पर 73 हो गया। प्रदेश में 393 एक्टिव केस हैं और राहत की बात यह भी कि 300 मरीज कोरोना के ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। 10 लोगों की अब तक हरियाणा में मौत हुई है। अब बड़ी खबर हिमाचल से। हिमाचल में फिर से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। चंबा से 3 नए मामलों के साथ ही ये आंकड़ा 58 हो गया है। तीनों कोरोना पॉजिटिव मरीज सलूनी के रहने वाले हैं। इससे पहले भी सलूनी से ही 3 केस आए थे। आयुर्वेदिक अस्पताल को कोविड सेंटर बनाया गया है। यहां पर इनका इलाज किया जा रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब हिमाचल में मामले नहीं थे और लग रहा था कि हिमाचल ने कोरोना के साथ जंग जीत ली है, लेकिन बाहरी लोगों के आने की वजह से ये खतरा बढ़ गया है। हिमाचल में अब आंकड़ा 58 हो गया है। चंबा से 3 नए मामले सामने आए हैं। तीनों कोरोना पॉजिटिव मरीज सलूनी के बताए गए हैं और इससे पहले भी सलूनी से 3 मामले सामने आए थे। इन सभी को आयुर्वेदिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसे कोविड सेंटर बनाया है। इस खबर पर और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी चंबा से हेम सिंह ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेम सिंह, खतरा चंबा में बढ़ता जा रहा है। 58 कुल प्रदेश में केस है, लेकिन अब चंबा में एक साथ 3 मामले आ गए हैं। इन मरीजों के बारे में जानकारी? हाँ जी बिल्कुल सुदेश, देखिए देर रात चंबा में एक बुरी खबर आई, क्योंकि 3 लोग सलोनी क्षेत्र से कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और ये तीनों लोग कुछ दिन पहले जो सलोनी में जो पॉजिटिव व्यक्ति आए थे, उनके एक व्यक्ति के संपर्क में आने से ये सभी संक्रमित हुए हैं। मैं आपको बता दूं, जब से बाहर के राज्यों से लोग चंबा आए हैं तो उन्हें प्रशासन द्वारा होम क्वारंटाइन किया गया है, लेकिन वे लोग होम क्वारंटाइन के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं कर पा रहे हैं, जिसका नतीजा जो है ये सामने आ रहा है। एक हफ्ते के अंदर एक ही जगह से 6 लोगों का कोरोना पॉजिटिव पाया जाना चंबा के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। जो बाहर के राज्यों से लोग कोरोना महामारी को नजरअंदाज कर रहे हैं और लापरवाही से घूम रहे हैं, वे लोग और लोगों को भी संक्रमित कर सकते हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा बहुत से लोगों पर जो है वो FIR दर्ज की जा चुकी है, लेकिन ये इन लोगों को ये खुद ही जो है मामले की गंभीरता को समझना होगा। एक हफ्ते में 6 मामले और उसमें 2 साल की एक मासूम बच्ची। हालांकि राहत की बात तो ये है कि ये जो लोग सभी लोग, ये 6 लोग हैं, ये एसिम्प्टोमेटिक लक्षण वाले हैं और इनमें कोई भी कोरोना का लक्षण नहीं पाया गया है, लेकिन उसके बावजूद लगातार कोरोना के मामलों को बढ़ना चिंता बढ़ा रहा है लोगों की। हालांकि सरकार होम क्वारंटाइन नियमों को पूरी तरह से पालन करने के लिए लोगों से आग्रह कर रहा है, लेकिन लोग फिर भी इसे जो है नजरअंदाज कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने पिछले कल भी चंबा से 32 सैंपल टेस्ट के लिए भेजे और सभी लोगों की निगाह उस पर टिकी हुई कि अब क्या होगा। हालांकि कुछ दिन पहले की बात बताऊं सुरेश आपको कि चंबा के लोग ये इंतजार कर रहे थे कि अब जो है इसे चंबा को ग्रीन जोन बनाया जाएगा, लेकिन इस तरह से जो मामले बढ़ रहे हैं वो ये
चंबा को रेड जोन की ओर धकेल रहा है। और अब जो है प्रशासन को उन लोगों पर कड़े कानून बनाने पड़ेंगे जो होम क्वारंटाइन में रखे गए हैं। जी सुरेश। बिल्कुल, शुक्रिया हेम सिंह तमाम जानकारी के लिए। तो जो लोग बाहर से हिमाचल आए हैं, चंबा आए हैं, उन्हें इस मामले में गंभीरता बरतनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हालात गंभीर होते वक्त नहीं लगाएंगे। एक और बड़ी खबर, फिर बढ़ेगा लॉकडाउन या लागू होगा नया कोई फॉर्मूला। 17 के बाद भी क्या इसी तरह से लॉकडाउन जारी रहेगा, उस पर रणनीति के लिए आज सबसे बड़ा मंथन होगा। आज फिर मुख्यमंत्रियों के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे। दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक सभी मुख्यमंत्रियों के साथ होगी और इन सभी से फीडबैक लिया जाएगा। कोरोना के ताजा हालात पर चर्चा होगी। 17 मई के बाद की रणनीति तैयार की जाएगी। कोरोना संकट पर पीएम सीएम की ये 5वीं बैठक है। 17 मई तक तीसरा लॉकडाउन है, लेकिन क्या इस लॉकडाउन को इसी तरह से आगे जारी रखा जाएगा या कुछ बदलाव होंगे या फिर कोई नया फॉर्मूला सरकार निकालेगी? इसके लिए मंथन होगा सभी मुख्यमंत्रियों के साथ। आज दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर मंथन करेंगे, रणनीति बनाई जाएगी। 17 मई के बाद का रोड मैप तैयार होगा और सभी मुख्यमंत्रियों से मौजूदा हालातों पर पीएम फीडबैक भी लेंगे। अब पंजाब से बड़ी खबर। पंजाब में कोरोना का आंकड़ा 1900 के करीब पहुंच गया है। रूपनगर में एक साथ 40 मामले आने से हड़कंप मच गया है। नए मामलों में 13 हेल्थ वर्कर्स भी शामिल हैं। रूपनगर में अब 67 कुल मामले हो गए हैं। फतेहगढ़ साहिब में भी 20 नए केस आए हैं। नए मामलों में कई कंबाइंड ऑपरेटर्स तक शामिल हैं। फतेहगढ़ साहिब में 48 तक यह आंकड़ा हो गया है। मोगा में कोरोना के 2 नए केस आए हैं और अब कुल संख्या यहां पर 59। खतरा पंजाब में बढ़ता जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात है कि एक साथ यहां पर इतने मामले सामने आ गए हैं, जिसकी वजह से प्रशासन में भी हड़कंप जैसे माहौल है। रूपनगर में 40 केस आने की वजह से प्रशासन भी सख्ते में है। नए मामलों में 13 हेल्थ वर्कर्स बताए गए हैं। रूपनगर में अब कुल मामले 67 और फतेहगढ़ साहब में 20 नए केस आए हैं। इन मामलों में जानकारी ये मिल पाई है कि कई कंबाइंड ऑपरेटर्स हैं। फतेहगढ़ साहिब में मरीजों का आंकड़ा 48 हो गया है। मोगा में कोरोना के 2 केस आए हैं। इसके साथ ही यहां पर कुल संख्या मरीजों की 59 हो गई है। उधर पंजाब में सरकार के दावों के आगे एक मजदूर ने दम तोड़ दिया। ये मजदूर 10 दिन से राशन के लिए घंटों लाइन में लग रहा था, फिर भी राशन नहीं मिला तो मौत को ही गले लगा लिया। अभी हजारों मजदूर राशन के लिए लुधियाना की सड़कों पर हैं। भूख, बेबसी और भीड़ पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी में मजदूर दर-दर भटकने को मजबूर हो गए हैं। फैक्ट्रियां, कारखाने बंद होने से काम नहीं मिल रहा। काम नहीं तो पैसा नहीं और पैसा नहीं तो खाना नहीं। कुछ इसी तरह बेबसी में वक्त गुजार रहे हैं पंजाब में प्रवासी मजदूर। जो अभी तक घर नहीं लौट सके, वो सरकार प्रशासन की मदद की आस में जिंदगी काट रहे हैं, लेकिन जान खतरे में डालकर। एक प्रवासी मजदूर पिछले 10 दिनों से लगातार राशन के लिए लाइन में लग रहा था, पर राशन नहीं मिला। आखिरकार बेबसी और मायूसी में उसने मौत को गले लगा लिया। पापा लगभग 10-15 दिन से राशन के लिए जा रहे थे चौकी पर राशन उन्हें नहीं मिलता था। डेली शाम को खा लिया तो वापसी आते थे और राशन नहीं मिलता था। हम लोगों ने इधर उधर बगल से मांग कर कैसे भी खाना बनाया था शाम को और उनको देने गए तो देखे उन्होंने फांसी लगा लिया। कब की बात है भाई? कल रात को 9:30 बजे। कोरोना की सबसे बड़ी मार इन मजदूरों पर पड़ी है, जो अपना घर गांव छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में दूसरे राज्यों में आए थे। अब यहाँ खाने के लाले पड़ गए हैं। ये एक प्रवासी परिवार की कहानी नहीं है। लुधियाना की इन तस्वीरों को देखिए। ये भीड़ प्रवासी मजदूरों की है, जो एक पुलिस थाने के बाहर राशन के लिए जुटी है। हजारों की तादाद में ये लोग राशन लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। घंटों से कतार में लगे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक नजर नहीं आ रही।
शायद कोरोना से मौत नहीं, भूख से मौत इन्हें डरा रही है। तभी तो जान हथेली पर रखकर प्रवासी मजदूरों की भीड़ यहाँ जुट गई। प्रशासन मानो आंखें मूंद कर मौत का तमाशा देख रहा है। तभी तो लुधियाना में अलग अलग जगहों पर यूं ही भीड़ दिखी। ये तस्वीरें देखिए। इन प्रवासी मजदूरों को राशन मिला या नहीं पता नहीं, लेकिन पुलिस की लाठियां जरूर मिली। लाठियां खाकर भी कतारों में खड़े रहे ताकि बच्चों का पेट भर सके। पुलिस ने लाठियां इसलिए भांजी क्योंकि ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ी ही, प्रशासन की नाकामी भी दिखी, जो जरूरतमंदों को राशन तक ठीक से मुहैया नहीं करवा पा रहा। पुलिस के पास व्यवस्था बनाने के लिए लाठियां बरसाने के सिवा कुछ नहीं है और इन मजदूरों की मजबूरी ऐसी कि कोरोना से ज्यादा भूख इन्हें डरा रही है। तभी तो राशन लेने की होड़ में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हैं। लुधियाना में अलग अलग जगहों पर राशन के लिए जुटी भीड़ के नतीजे भयावह हो सकते हैं, लेकिन लाखों प्रवासी मजदूरों का आज भी तो भयावह ही है। ऐसे में क्या फर्क पड़ता है, कल कैसा होगा, क्या होगा। लुधियाना से रोहित गौड़, न्यूज़ 18। गोहाना में कोरोना योद्धा मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। वो दिन रात सेवा में लगे हैं, लेकिन उनकी तरफ ना सरकार और ना ही प्रशासन का ध्यान गया। हालात ये है कि डॉक्टर्स को बर्तन तक खुद धोने पड़ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी दिन रात देश की सेवा में लगे हैं। बिना अपनी परवाह किए निस्वार्थ कोरोना संकट को शिकस्त देने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की जान बचाने में जुटे हैं। लेकिन क्या इन कोरोना योद्धाओं की तरफ भी किसी का ध्यान गया है? शायद नहीं, क्योंकि गोहाना के 20 डॉक्टर्स ने प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। डॉक्टर्स का आरोप है कि उन्हें बर्तन तक खुद धोने पड़ रहे हैं। अब साफ सफाई का आलम क्या होगा, कहना मुश्किल है। फैसिलिटी तो ये है कि कल जो खाना मिला था शाम को हमें डिनर में, वो पूरा स्पिल हो रखा था। उसकी फ़ोटो वगैरह भी हमने दिखवाई थी, कल हमारी डायरेक्टर मैम आई थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये तुम्हारे मतलब नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो अगर हम ऐसे ही खाना लेके आते रहे तो जो पैकिंग का तरीका है उसमें तो स्पिल होगा। अब ये चल रहा है, एक सफाई का थोड़ा इशू है, सफाई नहीं अंदर। जो अभी भी खाना मिल रहा है वो भी ऐसा कोई सेटिस्फैक्ट्री तो है नहीं। अगर मैं सीधी बात करी जाए, सफाई कोई सेटिस्फैक्ट्री हमारी है नहीं। अगर सीधी बोली जाए तो ठीक है। ऊपर सुबह सुबह स्प्रे के नाम पे पानी छिड़क गए, उस पर फिसल के गिरने का काम हो रखा है। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को समस्याओं के बारे में बताया गया, हालात लेकिन जस के तस है। डॉक्टर्स का आरोप है कि उन्हें मास्क तक नहीं दिए जा रहे। वहीं नोडल अधिकारी ने मौके का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं पर चिंता जाहिर की है। इनको कहते सफाई की तो व्यवस्था बिल्कुल जीरो है, और यहाँ के जो आदमी है उसने भी ये मानना है कि भी हम सफाई कर्मचारी नहीं दे रहे। तो ये बहुत ही एक कहते हैं भी गलत बात है। मेरे इन सिविल साहब से बात भी हुई है और उन्होंने कहा कि जी मैं भेज रहा हूँ। तो थोड़ा इनको ऐसे लग रहा है कि भाई एक तो लावारिसपन है, अब भाई हमारे को पूछ ही नहीं रहा। मेरा ये सजेशन है भाई, जैसे मैं जाके प्रशासन में नजर में आएगा, सफाई की व्यवस्था इनके पास नहीं है। बर्तन ये मैंने खुद देखे, खुद धो रहे हैं। ये दो चीज तो मैंने अपनी आंखों से देखी है। कोरोना योद्धाओं पर हमले के कई मामले सामने आए हैं और अब डॉक्टर्स के ये संगीन आरोप, ऐसे में इन कोरोना वॉरियर्स के मनोबल को ठेस जरूर पहुंची है। गोहाना से सुनील जिंदल, न्यूज़ 18। सुल्तानपुर लोधी के कमालपुर पत्ती गांव से हथियारों के साथ पकड़े गए गैंगस्टर्स के स्थानीय विधायक नवतेज सिंह चीमा के साथ संबंध होने के आरोप लगे हैं। ये आरोप अकाली नेता सज्जन सिंह चीमा ने लगाए हैं और बकायदा सबूत भी दिए हैं। विधायक नवतेज सिंह चीमा के साथ तस्वीरों में दिख रहे ये वो गैंगस्टर हैं जिन्हें पुलिस ने कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था। अकाली नेता सज्जन सिंह चीमा ने ये तस्वीरें जारी की है और आरोप लगाया है कि पकड़े गए गैंगस्टर्स कांग्रेसी विधायक नवतेज सिंह चीमा के हमेशा साथ रहते थे और नवतेज सिंह चीमा का इनके साथ सीधा संबंध है। और ये कैसे हो सकता है कि ये लोग विधायक के इतने करीबी हो और विधायक को इनके कारनामों की जानकारी तक न हो। वो चार उन्हां दे विच्चों
ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਔਰ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਮਨਿੰਦਰ ਹੈਪੀ ਔਰ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਮੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸ਼ੋਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਪਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 4 साल तो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। विधायक नवतेज सिंह पर आरोपों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। माननीय विधायक साहब पर लोकल SHO के जरिए अपने गैर कानूनी काम करवाने का भी आरोप है और ये वही SHO हैं जिस पर कांग्रेसी विधायक राणा गुरजीत सिंह ड्रग तस्करी का आरोप लगा चुके हैं। एक मंग करदा CM साहब को मंग करदा, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इंटरनेशनल कनैक्शन ने उस बंदे दे, इस गैंग दे इंटरनेशनल कनैक्शन ने, ड्रग हथियार बरामद करते हैं, ये देश की अखंडता ਇਹਦਾ मसला है। मैं ये कहना कि किसी इंडिपेंडेंट CBI को इंक्वायरी यदि होनी चाहिए, CBI को इंक्वायरी होनी चाहिए, नहीं तो शायद ये मसला जड़ा ये दबिया जावे। विधायक नवतेज सिंह चीमा अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बता रहे हैं और अकाली नेता चरणजीत बराड़ की एक तस्वीर के साथ बकायदा फोटो दिखाकर कहा कि किसी आरोपी के साथ फोटो होने से दूसरा आरोपी नहीं हो जाता। ऐड फोटो दूजी करके आ वेखो जी, बहुत गूढ़े संबंध आ, बहुत हुण एक MLA दी इलैक्शन लड़दा बंदा, जदों इलैक्शन चलदी आ MP दी इलैक्शन दी मेरे गल आ, उदों ते हर बंदा ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਾਬਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ OSD ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਚਿੱਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 95% ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਣੀ ਆ, 95% गैंगस्टर ने खत्म किया। हालांकि कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह का कहना है कि आरोप काफी संगीन है और इनकी जांच होनी चाहिए। नहीं देखो, मेरा साथी मेरी आ पार्टी आ, मैं तो सिर्फ इन्ना कहना चाहना कि असलीयत सामने आनी चाहिए है। जे वो दोषी होया सामने आ जाऊगा, निर्दोष होया तो भी यार एलीगेशन तो किसी ते ला दी था, मेरे तो नहीं लगा जी। विधायक पर लगे आरोप काफी संगीन है और इनकी जांच होना भी जरूरी है। गैंगस्टर्स के पास से जो हथियार बरामद हुए हैं उसे देखकर तो लगता है कि ये किसी जंग की तैयारी में थे। कपूरथला से जगजीत धंजू, न्यूज़ 18 पंजाब। अब बड़ी खबर, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया है। सीने में दर्द की शिकायत थी जिसकी वजह से अस्पताल में भर्ती हुए पूर्व PM। और आपको बता दें कि जानकारी ये मिल रही है कि फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। कांग्रेसी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी की हालत स्थिर है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन सीने में दर्द की शिकायत के बाद पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को एम्स में भर्ती कराया गया था। और इसी बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।